जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में वास्तु के बारे में बता रहा था, तो उसमें मैंने 5 तरह के घर बताए थे। 5 तरह के घर होते हैं। इन घरों के प्रकार को बताने का तात्पर्य क्या है, वो सिर्फ़ इसलिए कि क्योंकि हर एक घर में चाहे मतलब जो कई भी प्रकार के घर हों, तो उसमें सिर्फ़ एक ही दोष नहीं होता है। अलग-अलग घरों के आकार प्रकार होते हैं और उनके अलग-अलग दोष होते हैं। तो मैंने 5 के बारे में पीछे बताया था, तो वो मानक प्रकार हैं, जिसको स्टैंडर्ड टाइप कह देते हैं। अभी जो अभी जो कुछ जो ऐसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में एक ही बरामदा हो, किसी में 2 बरामदा हो, किसी ने अपने घर के पानी निकालने के लिए पूरब तरफ ढालवा किया हो, पश्चिम ढालवा किया हो, ऐसे इस तरह से ढालवा किया हो। किसी का घर जो है आगे की ओर लंबा, पीछे की ओर थोड़ा सिकुड़ जाता है, किसी का पीछे की तरफ लंबा, आगे की तरफ सिकुड़ जाता है, तो सब में एक तरह के दोष नहीं होते। इसलिए इन घरों के प्रकार को बताने का तात्पर्य यही था कि ये पहले घरों का प्रकार निर्धारित हो जाए, फिर उसमें दोष निर्धारित होंगे कि कौन सा दोष किसमें लगेगा। जैसे घात दोष है, तो घात दोष सिर्फ जो दक्षिण पश्चिम मतलब कोण पर, दक्षिण पश्चिम कोण पर जो जा करके उधर मतलब उस तरफ कोई दिशा नहीं होगी, उस तरफ लंबा होगा, तो वहाँ पर घात दोष होगा। बाकी किसी में घात दोष नहीं होगा। तो इस तरह से पहले ये घरों का जो है ये प्रकार मैं बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे पहला प्रकार था सर्वतोभद्र का। तो सर्वतोभद्र तो मान लीजिए कि वो राजा महाराजा पहले होते थे, तो उनका बनता था। आज भी लोग बनवा रहे हैं, जो संपन्न व्यक्ति हैं वो अपने घर के चारों तरफ बरामदा बनवा दे रहे हैं। तो उनमें जो दोष लगता है उसको हम अग्निपेय कहते हैं। अग्निपेय, इसको अग्निमूर्धा भी कहा गया है। अग्निमूर्धा भी कहा गया है। दोष सुन लीजिए पूरा, पहले मैं सबका दोष बता देता हूँ। उसके बाद जो नंद्यावर्त बताया था मैं, कि जो प्रकार होता है घर का, तो नंद्यावर्त जो होगा, तो नंद्यावर्त के बारे में कैसा घर होता है इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये मैं सिर्फ उनके उनके ऊपर लगने वाले दोष का नाम बता रहा हूँ। तो जो नंद्यावर्त होता है उसमें विशेप विशेप दोष लगता है। जो वर्धमान होता है, वर्धमान जो घर होता है उसमें जीवस नाम का दोष लगता है। जो स्वस्तिक होता है उसमें सारंग नाम का दोष लगता है। स्वस्तिक जो होता है घर, उसमें सारंग दोष लगता है। और रुचक में कलिंग, रोचक में कलिंग होता है, इसको प्रपात योग भी कहते हैं, कलिंग दोष। अभी बताता हूँ, जिसमें 2 बरामदा मतलब दोष लगते हो तो मैं बता रहा हूँ, नहीं लगते हैं तो नहीं, लेकिन अगर दोष लगते हैं तो ये दोष का नाम मैं बता रहा हूँ। जो जिसके 2 बरामदे होंगे और उसमें यदि दोष है तो वो व्यंकट होता है, व्यंकट। एक बरामदा वाला बाहवल, एक बरामदा वाला होता है, वह जो होता है वो बाहवल। इसको कहीं कहीं पर वास्कल भी कहा गया है। दो दोष है, बाहवल वास्कल दोनों में कोई एक नाम है या दोनों नाम है। अच्छा, पूर्व की तरफ जो लंबा हो या ढालम, मैं सॉरी मैं बता दिया कि ये जो ढालवा की बात बता रहा हूँ। जो पूर्व की तरफ ढालवा हो, पूर्व की तरफ जो घर का पानी निकलने के लिए बनाया गया हो, जिस घर में पानी निकलने का हिसाब पूरब तरफ बनाया गया हो, और यदि उसमें दोष होता है तो वह वास्कल या बाहवल दोष माना जाता है। जो पश्चिम की तरफ ढालवा हो, पानी निकलने का पश्चिम की तरफ बनाया गया हो, उसमें जीवाश्म नाम का दोष होता है। जो उत्तर की तरफ ढालवा हो, उसमें नेति दोष होता है, दोष का नाम नेति है। और दक्षिण की तरफ जो ढालवा हो, उसको उसमें लगने वाले दोष का नाम परेवा है। अब देख लीजिए, अभी लंबाई चौड़ाई की बात बता रहा हूँ। जो पूरब की तरफ बड़ा हो, मतलब पूरब की तरफ बड़ा, पश्चिम की तरफ सिकुड़ के छोटा हो गया हो, तो जो पूरब की तरफ लंबा हो उसमें दोष लगता है, तो उस दोष का नाम अग्निवेद है। जो पूरब दक्षिण के कोने पर उधर की तरफ ढालवा हो, उसमें अस्त दोष लगता है, अस्त। जो दक्षिण की तरफ लंबा हो उसमें लगता है आकुल, आकुल दोष। जो फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ लंबा हो, तो मैं पहले बताया कि उसमें घात दोष होता है, घात।
जो पश्चिम की तरफ लंबा होता है उसका प्रश्रेय प्रश्रेय दोष होता है। अभी मैं ये जितना दोष बता रहा हूँ, तो जिसका जिस तरह घर होगा, अपने घर के बारे में तो सबको पता होगा। तो ये अपना दोष देख लें कि इसमें दोष अगर होगा तो, दोष है नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोष उसमें है ही। यदि दोष होगा तो उसका नाम ये होगा। तो और जो पश्चिम उत्तर की तरफ लंबा हो उसमें बहिक्षेप, बहिक्षेप उस दोष का नाम होगा। अगर उत्तर की तरफ लंबा हो तो आसूय, और जो उत्तर पूर्व लंबा हो उसको अनाक। इसमें यह अनाक दोष होता है। अभी दोष निर्धारण की प्रक्रिया की, दोष है नहीं है इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, ये सबका समान रूप से बता रहा हूँ मैं। चाहे जो कोई भी जितने भी प्रकार बताए उसका मैं बता रहा हूँ। पहले मुट्ठी भर अक्षत चावल लीजिए, मुट्ठी भर, मुट्ठी में चावल, जैसे मुट्ठी में चावल आपने भर लिया, उसको मुट्ठी बंद किया, ऐसे हिला दिया ताकि जो बाहरी जो है और अगल बगल के वो चावल नीचे गिर जाए। फिर उसके बाद उसको हल्दी में रंग लेते हैं, रंग करके उसको सुखा देते हैं, हवा में ही सही, मतलब सुखा देते हैं ताकि उसमें से गीलापन थोड़ा जो है कम हो जाए। उसके बाद उसको अपने हाथ से 2 हाथ लंबाई चौड़ाई, मतलब उसी व्यास में, रेडियस में उसको हम छींट देते हैं उतनी ही व्यास में। अगर बाहर गए हों तो उसको थोड़ा सा खींच के बराबर कर देना चाहिए ताकि उतने के उसी सीमा क्षेत्र के अंदर आ जाएं। उसके बाद हाथ पर जल लें, हाथ पर जल लें, और कुशा, कुशा ले लें, उसका थोड़ा सा गांठ लगा दें सिर पर, कुशा ले लें और हाथ पर जल ले करके, और उस कुशा से उसको जहाँ पर वो चावल जो 2 हाथ के क्षेत्र में छिड़क रखे हैं उसके बीच में हाथ करके, और उसको डुबा करके, कुशा के सिर को डुबा करके, और उसे पहले बीच में हाथ के रहेंगे करके, और उसको उसी से हाथ के चारों तरफ छिड़कते हैं, टपकाते नहीं, ऐसे 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 छिड़कते हैं। यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कैसे छिड़केंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे और छिड़क देंगे। उसके बाद देखिए थोड़ी देर में कुछ चावल उसमें, कुछ चावल उसमें ऐसे होंगे, क्योंकि वो रंगा हुआ है, तो कुछ चावल ऐसे होंगे जो नीचे की तरफ, जो नीचे जब पड़े हैं, फर्श पर पड़े हैं, वो रंग नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है उन पर पानी न पड़ा हो तब न छोड़ें, या जैसे भी हो, नहीं छोड़ेंगे। तो धीरे से उनको चिमटी से चुनने की कोशिश कीजिए। पूरा न चुन पाए तो कम से कम 27 तो निकाल ही लीजिए, पूरा न निकाल 27 निकाल लीजिए। उन 27 को निकाल करके, और सोरा बाजार में मिलता है, सोरा, सोरा बाजार में मिलता है, एक टिकिया खरीद लेंगे तो पूरे घर का हो जाएगा। सोरा को पानी में घोल लीजिए गिलास में, एक गिलास ऐसे ही खाली रखिए, उन 27 चावल को उस गिलास में डालिए, और 2 4 5 बूंद 10 बूंद चाहे 1 चम्मच वो सोरे का पानी इसमें डालिए। यदि बदबू आने लगे तो उसमें दोष है, ये चाहे किसी भी तरह किसी प्रकार का है, पर उसमें दोष है। तो अगर दोष है तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरब की तरफ अगर लंबा वाला घर है तो अगर उसमें दोष है तो अग्निवेद है, तो उसमें अग्निवेद है। जो नाम जिसमें है दिया हो, पहले बताया हूँ, वही वेद होगा। कैसे? आप पहले मुट्ठी भर चावल, दोबारा मैं बता रहा हूँ, मुट्ठी भर चावल लीजिए और उसको हिला दीजिए ताकि बाहरी चावल गिर जाएं, फिर उसको हटा करके और उसको हल्दी में रंग दीजिए, और उसको थोड़ा सा छाए में या धूप में जहाँ भी हो सुखा दीजिए। सुखा करके घर में बीच में 2 हाथ लंबा चौड़ा गोलाकार में उस चावल को छिड़क दीजिए, मतलब छींट दीजिए, फैला दीजिए, और फिर जो बाहर चावल गए हों उनको थोड़ा सा खींच करके और बीच में गोले में कर दीजिए।
पानी लीजिए, जल हाथ में लीजिए और कुसा को लेकर के पहले तो सिर पर गांठ बांध दीजिए, उसी गांठ वाले हिस्से को उस पानी लगा लगा करके और ऐसे छिड़किए हाथ के चारों तरफ, हाथ के चारों तरफ। नीचे प्रायः पानी नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए नीचे वाले को, पानी नहीं जाएगा। और ये अगर इधर थोड़ा छिप जाता है, नीचे पानी नहीं जाता है, तो इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे ऐसे ऐसे और फिर इधर करके छिड़क देंगे। चलिए अभी जो है थोड़ा सा ठहर जाइए। अब उसमें देखिए कि किन किन चावलों के नीचे पीला निशान नहीं पड़ा है। तो जो पीला निशान नहीं पड़ा है उसमें से 27 चावल आप चुन लीजिए। 27 चावल चुन लिए और उसको एक गिलास में रख दिए। दूसरे गिलास में सोरे का पानी रखिए घोल करके, उसमें से 1 चम्मच पानी उस गिलास में डालिए चावल वाले में। बदबू आता है तो दोष है, नहीं बदबू आता है तो दोष नहीं है। ये दोष निर्धारण का हो गया। एक दोष और होता है, एक दोष निर्धारण का और प्रकार होता है, तो वो पंडित जी करते हैं कि वो बना करके वो शंकु बनाते हैं, अनार के या सेमल की लकड़ी के शंकु बनाते हैं और शंकु को आटे की पीठी में वो गाड़ देते हैं, चार से गाड़ देंगे और उसके बीच में जो चारों गाड़े हैं खूंटी, उसके उसके बीच में आटे का गोला बना करके रख देंगे और गोला बना कर रखेंगे और उस पर अभिधेय मंत्र होता है, पंडित जी जानते हैं, अथर्ववेद में भी है। तो वो अभिधेय मंत्र पढ़ते हुए और उस पर शहद और पानी घुला हुआ जल, शहद और पानी घुला हुआ जल उस पर गिराते जाते हैं। स्वाभाविक है कि अपना वो पानी फैलेगा उस पर से। अब देख लीजिए कि अब वो जो आपका वो जो चौखूंटा बना हुआ है, खूंटी, अगर उसमें से पानी बाहर जाता है तो दोष है, नहीं जाता है तो नहीं दोष है। जिधर जाता है उधर ज़्यादा दोष है, जिधर नहीं जाता है उधर कम दोष है। तो ये अभिधेय मंत्र पढ़ने के बाद ये पंडित जी करते हैं। तो ये पंडित जी लोगों का काम है, मैं आपके लिए बता दिया, सामान्य रूप से बता दिया, ये निष्कर्ष निकालने का। अभी ये स्पष्ट हो गया दोष निर्धारण, ये सबके लिए है, ये जो चावल बताया सबके लिए है। दोष निर्धारण हो गया। अब यदि दोष निर्धारण हो गया तो अब इसका उपाय, तो इसके उपाय के लिए तो अब जितने जितने तरह के दोष हैं उतने तरह के उपाय करने पड़ेंगे। जितने दोष हैं उन दोषों के अलग अलग उपाय हैं। घर बनवाते समय नींव में या चारों तरफ निर्धारित देवताओं की पूजा करके तब फिर वो प्रवेश, गृह प्रवेश इत्यादि कराया जाता है। तो अभी ये देख लीजिए, निश्चित पहले निर्धारित कर लीजिए कि पूर्व ढालवा, पश्चिम ढालवा, उत्तर लंबा, दक्षिण लंबा, चारों तरफ बरामदा है। ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ बरामदा है तो चारों तरफ का बरामदा जो है वो बराबर है या कहीं का बड़ा कहीं का छोटा है। तो अभी जो है मान लीजिए जैसे किसी को मैं लेके चलता हूँ कि रुचक, मान लीजिए रुचक दोष है, तो रुचक दोष का कैसे करेंगे? रुचक दोष के लिए पहले जो रुचक दोष वही उस बरामदे के कारण ही होगा, बरामदे के कारण होगा। तो रुचक दोष के लिए जो बरामदा है उसमें बैठ जाएं, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ मुँह करके, और कलश रखें। कलश का वो पंचोपचार जो होता है, वो कलश में जो सारे देवताओं का आवाहन, वरुण आदि देवता का सब कुछ करके उसका धूप दीप पुष्प वगैरह से पूजा करके वहाँ बैठ जाते हैं। और मिट्टी के दीपक में मतलब मिट्टी के कटोरे बने होते हैं जो उसको रख लेते हैं और उसमें इसी का मंत्र, जो अग्निपेय मंत्र, ये सबके मंत्र हैं, सबके मंत्र दिए गए हैं। तो अग्निपेय मंत्र पढ़ते हुए और एक बार जल डालेंगे उस कलश पर और एक बार इस पर उस दीपक में। ध्यान दें, जो जजमान होंगे, जिसका घर होगा, उसका पहले अच्छी तरह से जो होता है अपना शोधन, अंगन्यास वगैरह करा करके, संकल्प लेकर के गणपति
और स्वस्तिवाचन करने के बाद वो जो संकल्प लेकर के, मतलब इनका दोष ये है, ये शांति होवे हैं, और ये सब करके फिर उसके बाद उस जजमान से कराइए कि वो जो जब जल है वो उसको उठा करके और उस कलश को स्पर्श करावे, और फिर उसके बाद वो डुबा दे, जो कटोरा का जल है, मिट्टी के बर्तन रखा हुआ है उसमें डुबाए। डुबा दिए। ये मंत्र जो है उसका जो मंत्र है अग्निपेय का, तो मंत्र पढ़ लिए। 16 मंत्र होते हैं बस, 16 मंत्र अग्निपेय के 16 मंत्र होते हैं। तो वो 16 मंत्र पढ़ करके और अपना जो उसमें पानी इकट्ठा हो गया है, जल जो उसमें इकट्ठा हो गया है, उस जल को लेकर के घर के चारों तरफ छिड़क दीजिए, घर के चारों तरफ छिड़क दीजिए। और उसी जल में कुछ और पदार्थ मिला करके, नहीं कम हो जाता है तो जल और थोड़ा ले लीजिए, और उसमें गोरोचन, हल्दी, कुमकुम, चंदन मिला करके खूब रंगीन करके और घर के चारों ओर अंदर की तरफ दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। वास्तु दोष वो रोचक, अपना जो रोचक दोष है वो शांत हो जाता है। तो ये रुचक के लिए हुआ। इसी प्रकार मान लीजिए अगर दोष हो गया है व्यंकट दोष, जिसका 2 बरामदा होता है, मान लीजिए उसके घर में व्यंकट दोष है, तो व्यंकट दोष के लिए अपना व्यंकट का भी मंत्र है, सिर्फ 3 मंत्र है, व्यंकट के सिर्फ 3 मंत्र हैं। 3 मंत्र का पढ़ करके उस पर वो वैसे ही अपना कलश रखेंगे, खूंटी वो लगाएंगे, चारों तरफ जो शंकु है वो लगाएंगे, और वही बीच में पीठी रख करके उस पर सरसों के तेल की जो कटोरी में सरसों तेल रखेंगे, और उसमें से कुछा से उठा करके और उसमें और इसमें डालेंगे, कलश को स्पर्श कराएंगे और फिर इसमें डालेंगे। क्या चीज? सरसों का तेल। किसमें मैं ये किसमें बताया? मैं व्यंकट दोष में, व्यंकट दोष हो तो उसमें सरसों का तेल करके वो कलश पर, कलश नहीं वो क्या कहते हैं, वो जो जो पीठी रखे हैं उस पर डालेंगे, और ये कटोरे के पात्र में उसको डालेंगे। उसके बाद इन तीनों मंत्रों, 3 जो मंत्र हैं, एक एक मंत्र को एक एक बार पढ़ते हुए वो अपना माला पर एक बार, एक मंत्र का एक माला हवन कर दिए, एक मंत्र का एक माला हवन कर दिए, एक मंत्र का एक माला हवन कर दिए। देखिए, सबसे पहले संकल्प, गणपति पूजन, स्वस्तिवाचन, पंचोपचार, ये तो आवश्यक है। संकल्प में अमुक दोष शांत्यर्थम पूजनम अहम करिष्ये, जो भी दोष हो तो वो जो संकल्प में जो सबसे जो अंत में कहते हैं ना कि गणपति आदि नाम देवता नाम पूजनम हम करिष्ये, तो वही कि रुचक दोष शांत्यर्थम हम गणपति आदि नाम देवता नाम पूजनम हम करिष्ये, और ये क्रिया करवाते हैं। तो इसके करने से, अच्छा, अब इसके करने के बाद एक इसमें ये जो देखिए, जो ऊपर हैं, जो सर्वतोभद्र है उसमें कम, और उसके नीचे वाले में क्रियाएं ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद आपको घर का अंदर का पूरा पूरा हिस्सा आपको पुनः धुलवाना पड़ेगा। लेकिन अब आजकल धुलवाना संभव है नहीं, तो उसको जो रंग रोगन पेंट पुंट जो भी है उसको कराना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अपना व्यंकट दोष का हो जाएगा। अब ये जो इतने सारे दोष हैं, इनके अलग अलग विधान हैं, इनके अलग अलग मंत्र हैं, उससे पूजन करते हैं। एक चीज जो इसमें जो मैं बताया, भैरवाचार्य ने भी बताया है, इसका तांत्रिक उपाय नाम तो यही हैं, नाम यही हैं, इनके यंत्र मिलते हैं या बनवाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तांबे पर, सोना पर, चांदी पर,
कुछ नहीं है तो भोजपत्र पर, तो भोजपत्र पर वो यंत्र बनवा करके और विधिवत उसका पूजन करके और उस पर त्रिभंग भस्म को उस पर वो जो प्लेट होगी या भोजपत्र होगा उस पर पूरा पोत देते हैं और पोत करके और जो जो उसका संबंधित मंत्र होगा उसका आदि और अंत वाला शब्द, आदि शब्द अंत शब्द दोनों लिख करके और दोनों के बीच में स्वस्तिक का निशान और आदि में और अंत में जो मंत्र हैं उनके वो पहला और अंतिम वाला अक्षर लिख देते हैं और दोनों के बीच में स्वस्तिक का निशान बना देते हैं। तो ये यंत्र होता है। तो इस तरह से ये सबके तांत्रिक यंत्र भी बनते हैं। यह मुझे याद नहीं है, फिर भी 300-350 से ऊपर घरों के लिए ये मैं करा चुका हूँ और यह सतत सफल रहा है। तो यह क्रिया सामान्य है, तो इससे आप मुक्ति पा सकते हैं इन दोषों से। लेकिन अगर दोष नहीं है तो ये कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसका तात्पर्य है कि किसी मुखिया जो घर का है या 2 से 4 व्यक्ति जो हैं वो ग्रह बाधा से पीड़ित हैं तो वो उनकी ग्रह बाधा शांति करानी पड़ती है, अगर दोष नहीं है तो। किंतु अगर वास्तु दोष है तो फिर ग्रह बाधा पीछे छूट जाता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव अंतरिक्ष से यहाँ पड़ता है लेकिन पृथ्वी का प्रभाव तत्काल पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर ये वास्तु दोष शांति रहती है। ग्रह बाधा शांति नहीं कराएंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये वास्तु दोष की शांति करानी आवश्यक हो जाती है। तो ये मैंने ये आपको बता दिए। अब चूंकि ये इतने हैं दोष, सबका मंत्र सबका विधान बहुत मुश्किल है बताना, और ये जो पंडित होंगे जिन्होंने इनके बारे में गहन अभ्यास किया होगा वह इसका पता लगा लेंगे कि दोष है नहीं है विधिवत। क्योंकि हो सकता है मैं वीडियो बनाने में कहीं कोई चूक कर दिया हूं तो वो प्रत्यक्ष जब सब सामग्री इकट्ठा हो जाती है तो कुछ और चीज़ याद आ जाता है। तो उस हिसाब से जो कुशल होंगे, अभ्यासी होंगे, विद्वान होंगे, ईमानदार होंगे, जो पंडित जी होंगे, जो वास्तु विशेषज्ञ होंगे, वह पहले इसका पता कर लेंगे। पता करने के बाद उनको ये मंत्र याद होगा, नहीं होगा तो इसकी पुस्तक ले लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मत्स्य पुराण में मिलेगा इसका शांति का, कुछ पराशर संहिता में मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग जगह से मंत्र जो है इकट्ठा करके हमारी समझ से इसकी कोई पुस्तक बनी है। इसकी पुस्तक बनी है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है वेंकटेश्वर प्रकाशन से बनी है पुस्तक संभवतः। तो उस पुस्तक में ये सारे मंत्र लिखे हैं सबके, और उस मंत्र से इसकी पूजा कर दी जाती है। ये आपको बता दूं 100% सफल उपाय है, और इससे अपना जो वास्तु दोष की जो बाधा है वह दूर हो जाती है। नहीं दूर करने पर इसमें क्या होता है, संतान हानि, परिवार का ऐश्वर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा की समाप्ति, घर में दुराचार, मनमुटाव, आर्थिक हानि, राजदंड, बहुत कुछ, आज व्याधि, बहुत कुछ होता है। और अगर व्याधि हो गई, आप तरह तरह की दवाएं कराते हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा। कुछ ऐसी व्याधियां हो जाएंगी जो अज्ञात होंगी, जिसका पता विज्ञान या चिकित्सक या कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये अगर आपको पता चल गया कि हमारा वास्तु दोष है तो वास्तु की शांति कराइए। उसके बाद ग्रह दोष अगर है तो कराते रहिए, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि ग्रह अंतरिक्ष में हैं और उनका अंतरिक्ष प्रभाव आते आते हमारे ऊपर, लेकिन उसके पहले ही हमारे पृथ्वी का प्रभाव प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए भूदोष, वास्तु दोष, इनकी शांति आवश्यक है। कुछ इसमें से दोष ऐसे हैं जो पंडित जी देखते ही, अब जाते देखते घुसते ही पहचान वो कर लेते हैं, पहचान करते कि इसमें ये दोष है। जैसे मान लीजिए कि आपका असूय दोष, असूय दोष कब होता है, जब घर उत्तर की तरफ, उत्तर की वाला हिस्सा लंबा होता है, पीछे सिकुड़ा हुआ, दक्षिण तरफ सिकुड़ा हुआ थोड़ा सा, तो असूय दोष है। पंडित जी जब उसमें प्रवेश करने के पहले वो अपने पास में जो त्रिपास रखे होंगे, त्रिपास मेरे पास है, मैं दिखा देता आपको, वो पीतल का बना हुआ है, त्रिशूल जैसा, त्रिशूल तो नहीं है त्रिशूल जैसा, तो वो त्रिपास है।
उसको हाथ में लिए हुए घुसेंगे तो उनके हाथ में झंझनाहट या सुन्न हो जाना इत्यादि, या पंडित जी लड़खड़ा जाएंगे, गिरते गिरते हो जाएंगे, या इस तरह से उनके साथ होगा तो ये पंडित जी पहचान जाएंगे आराम से, असूई दोष पहचान जाएंगे। तो अगर कोई कुशल पंडित जी होंगे फिर तो इतना सब बखेड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो पंडित जी ये जो इस वास्तु के जो विशेषज्ञ होंगे उनके पास त्रिपाश होगा, रखते ही हैं क्योंकि वो हमेशा काम आता है, तो वो उसे पता कर लेते हैं। कुछ पंडित जी लोग अपना वो मतलब कि शंकु, अष्टयंत्र की शंकु, उसमें 8 पदार्थ मिलकर के बने होते हैं और वो खूंटी बनती है और उस खूंटी पर मंत्र खुदे, उसी पर मंत्र खुदे होते हैं, खुदवाना पड़ता है, खुदे वो खुदवाना पड़ता है। तो वो उसको लेकर के जाते हैं और उसको घर के कोने में लगा करके और धागा खींच करके पता कर लेते हैं कि हाँ इसमें दोष है। तो ये तो खैर पंडित जी के ऊपर है। अगर पंडित जी बता दिया मैं कि पंडित जी आज भाई मैं मेरे पर भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि आज सर्वे गुणाः कांचन मास्वयन्ति, पैसे के लोभ में हम लोगों ने हर कुछ बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया है। नहीं दोष होगा तो भी जजमान को दोष में फंसा करके उनसे पैसा ऐंठने की जुगत लगा लेंगे। तो इस तरह से आज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े विद्वान, ईमानदार, विश्वासी पंडित पड़े हुए हैं, लेकिन बहुधा जो देखने में मुझे आया है वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा गलती कर देते हैं और उनसे थोड़ा स्खलन की आशा बंध जाती है। जो भी आप देख लें, अगर आप विश्वासी हैं तो उनसे करा लीजिए। ये है कि अब उनकी दक्षिणा क्या है, कैसे है, वो तो वही जाने, क्या लेते हैं अपना पारिश्रमिक शुल्क दक्षिणा। जाएंगे, देखेंगे, देख कर देंगे। ये जो है मैं बताऊँ आपको, शास्त्रों में तो मान लीजिए कि बृहत संहिता में भी लिखा हुआ है, मत्स्य पुराण में भी लिखा हुआ है, वाराह पुराण में भी लिखा हुआ है, ये ये सब लिखे हुए हैं उपाय, और इन उपायों का बहुत अच्छा प्रभाव भी, बहुत अच्छा क्या, लगभग सफल प्रभाव मिलता है, सफल प्रभाव मिलता है। अभी ये जो है, जो मैं आपको बताया, ये जो थे, ये सब दोष अधिक से अधिक उस घर के लिए हैं जो ज़मीन पर बने हैं और अपने, जिसको टेनामेंट कहते हैं, वो हैं। फ्लैट के लिए जो है, जो फ्लैट में रहते हैं, उनमें भी जितने मैं उपाय बताया ये सब संभव है। अंतर इतना है कि जहाँ पर मिट्टी में गाड़ना होगा वहाँ मिट्टी नहीं होगी तो आटे की पीठी बना लेंगे। और जो पंडित जी होंगे वो अपने पास उभयोत्तल दर्पण, उभयोत्तल दर्पण, बाई कॉन्वेक्स लेंस साथ में रखे होंगे, तो वो उससे, अब उसके पीछे टार्च जला करके और फिर उसके फोकल लेंथ को डिसाइड करना पड़ता है कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से वो पंडित जी उसका देख लेंगे। और शांति, शांति का विधान बहुत लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ा खर्चीला जरूर हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ ही, द्रव्य पदार्थ ही बड़े महंगे हो गए हैं बाजार में, तो वरना कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं, बहुत मतलब छोटे सूक्ष्म तौर पर ये हो जाएगा। अब ये कुछ लोग इसका मखौल उड़ाते हैं, उपहास करते हैं कि ये सब पाखंड है। एक उदाहरण, घर में कोई दोष है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका परेवा दोष है। परेवा दोष कब होता है? जब दक्षिण की तरफ घर ढालवा होता है तो उस घर में परेवा दोष होता है। परेवा दोष में क्या होता है कि जितनी भी किरणें, तरंगें, वायु उस घर में होती हैं, वो गुरुत्व प्रभाव के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो साउथवर्ड हो जाती हैं। मैं इसको थोड़ा सा, एक उदाहरण को मैं वैज्ञानिक तरीका बता रहा हूँ, वो साउथवर्ड हो जाती हैं। परिणाम परिणाम क्या होता है कि एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो पोषित वायु है, जो जो मतलब कि न्यूट्रिशस एयर कहते हैं, तो वो क्या है, वो व्यक्ति को उसके उतनी ऊंचाई तक मिल नहीं पाती है। अभी मैं बताऊंगा आपको, मान लीजिए कि अगर नीचे टेनामेंट है तो वहाँ पर तो मिट्टी भरवा करके उसको ऊंचा कर देंगे फ्लैट में, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो बाइकॉन्वेक्स जो लेंस होता है, वो उसको लगा करके और उसका जो अक्ष बिंदु है, फोकल
पॉइंट जो है उसको डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। जहाँ पर बनता है वो उसका फोकस फोकल पॉइंट जहाँ पर बनता है वहाँ पर कि थोड़ी सी मिट्टी खुरच करके हटा देते हैं और वहाँ पर चार पदार्थ वहाँ पर, ये तो पंडित जी जानते हैं, लेकिन 4 पदार्थ वहाँ पर क्या क्या चीज़? कुटयजा, वज्रभस्म, विक्रांत भस्म और गुड़हल के फूल के जो बीच में जो लंबा निकला होता है वो जिसको ट्रिडल कहते हैं, तो वो वाला 5 ये ले लीजिए। सबको आपस में मिश्रण करके अच्छी तरह से, और उसको लिप्तस धातु, तो लिप्तस धातु क्या होगा? सीमेंट होगा या पुट्टी होगी, यही होगा। उसमें मिला करके और जो जहाँ पर वो फोकस पॉइंट बना है उसको वहाँ पर खुरच करके और वहाँ पर आराम से लेप लगा देते हैं। वो थोड़ी देर में जम जाता है, फिर उसको थोड़ा सा रगड़ के अपने और बाकी फर्श के बराबर सामान में चिकना कर देते हैं। तो ये दोष जो है आपका परेवा दोष समाप्त हो जाता है। कैसे बताऊं? कि अभी क्या होगा कि अभी जो साउथवर्ड जाने वाली जो किरणें होगी, तरंगें होंगी, प्रकाश होगा, वायु होगा, जो कुछ भी होगा, वह वहाँ पर पड़े हुए उन जो प्रोटोडेक्टिलाइज्ड पदार्थों के कारण जो वहाँ पड़े हुए हैं, वह वायु को वहाँ से नीचे ऊपर की तरफ डाइवर्ट करता चला जाएगा। जितनी किरणें हैं, जितनी तरंगें हैं, जितना उनको ऊपर की तरफ डाइवर्ट करता चला जाएगा। फिर उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो पोषण करने वाली वायु चाहिए, वो उसको पर्याप्त मात्रा में मिलती चली जाती है। ये परेवा से क्या होता है? उस घर में रहने वाले के लिए लैरिंगिस फेरिंगिस सिस्टम डिफेक्टेड हो जाता है, उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। विशेषतः अन्न धन की कमी तो होगी ही होगी, वो तो निश्चित है, वो तो इसमें कोई संदेह ही नहीं, होगी ही होगी। लेकिन ये मुख्यतः हो जाते हैं। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। मखौल तो लोग उड़ाते हैं, मखौल उड़ाने वाले को तो कहीं न कहीं से कोई एक चाहिए, कुछ एक बिंदु घुसने के लिए, और फिर वो उसका तिल का तार बनाकर उसको कहते रहेंगे। जो भी कहें, मैं तो ये आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बता दिया कि ये आप लोगों के सामर्थ्य के भीतर, ज्ञान के भीतर होने वाली ये सारी चीज़ें हैं और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैंने 2-3 उदाहरण बता दिए, शेष बहुत हैं इसमें, जो बहुत दोष हैं। तो इन सारे दोषों के अलग-अलग मंत्र हैं और थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन से, थोड़ा-थोड़ा हल्का परिवर्तन से अलग-अलग विधान हैं, वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो यंत्र बनवा लीजिए, और फिर वो पंडित जी भैये हैं, अगर पंडित जी से मिल जाते हैं तो उनको बुला करके और उनकी शांति करा लीजिए। आपको सबके मंत्र अथर्ववेद में मिल जाएंगे। अथर्ववेद में ये समस्त मंत्र मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो ये वास्तु निरूपणम नाम की शायद पुस्तक निकली है वेंकटेश प्रकाशन से, शायद, मैंने पढ़ा नहीं है। तो उसमें विविध पुराणों का, जैसे मत्स्य पुराण, वराह पुराण वगैरह से, और ये वराह मिहिर की संहिता से मंत्र जो है उसमें से एकत्र किए गए हैं सबके लिए, और उन मंत्रों को पढ़ करके और शांति, पूजा, हवन इत्यादि होती है। तो इस तरह से उस आवास में आप रह करके सुखी रह सकते हैं। विघ्न बाधा शांत हो जाएगी और फिर वह आवास, वह घर, वह भूमि आपके लिए सतत लाभदायी हो जाएगी। यह मेरा बताया कि मैं 300-350 के आसपास या ऊपर ही मैं कराया हूँ, और आज से 8-9 वर्ष पहले से, तो जिनका परिणाम आज मुझे बहुत अच्छा मिला है। सब लोग सुख चैन से हैं। अभी उनको कोई दोष, कोई परेशानी, कोई हानि, कोई नुकसान नहीं है। तो मुझे आशा है, पहली बात आशा। दूसरी बात ये कि मैं अक्सर देखा हूँ कि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में ही पूछते हैं कि ये क्या है। तो पूरा वीडियो देखिए। अभी इसमें जो मैं बताया कि अगर दोनों वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको नंद्यावर्त और ये वर्धमान का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए दोनों वीडियो देखना आद्योपांत आवश्यक है। इस तरह से इनकी शांति का विधान है, आप करा सकते हैं। माता रानी सबको सुखी रखें। और